हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज शर्मा और आपका एक बार फिर से स्वागत है क्लासेस कैंपस की क्लास में। और जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको बायोलॉजी के बारे में बता रहा हूँ और हमने पिछले अपने पार्ट 5 में देखा था कि हमने सेल्स के ऑर्गन के बारे में जाना था, यानी ऑर्गन्स ऑफ सेल्स, जिसमें हमने 2-3 ऑर्गन्स के बारे में बताया था। और इसमें आज जो मैं बताऊंगा आपको न्यूक्लियस यानी केंद्रक। हर एक एग्जाम में न्यूक्लियस से 2 या 3 सवाल जरूर आते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि न्यूक्लियस को एक्चुअली हम लोग बोलते हैं ब्रेन ऑफ सेल्स, यानी कि जैसे कि हमारी बॉडी का सारा नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है ब्रेन, उसी तरह से हमारी सेल को जो कंट्रोल करता है वो करता है न्यूक्लियस। इसी रीजन है कि इसे ब्रेन ऑफ सेल्स बोलते हैं। इसकी डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन, ईयर 1831। एक्चुअली जब रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की तो उसने केवल सेल को ही देखा था, उसे ये नहीं पता था कि सेल के अंदर ऑर्गन्स भी होते हैं। लेकिन रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी और बताया कि ये हमारे सेल के सारे फंक्शन को एक तरह से देखा जाए कि सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करता है, यानी कि उसकी सेल की हर एक एक्टिविटी को ये न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। तो इसकी पोजीशन क्या होती है? पोजीशन ये एनिमल सेल में और प्लांट सेल में ये होता है पेरिफेरल, और एनिमल सेल में होता है सेंट्रल। ठीक है दोस्तों, तो ये होती है इसकी पोजीशन। अगर ये एनिमल सेल में है तो ये सेंट्रल में मिलेगा, और प्लांट सेल में है तो ये पेरिफेरल स्टेज पे मिलेगा। और अगर इसका हम अपीयरेंस देखें, अपीयरेंस का मतलब कि कब ये हमें सेल में दिखाई देगा। एक्चुअली जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो हमेशा नॉन डिवाइडिंग सेल में दिखाई देगा, नॉन डिवाइडिंग सेल। अगर कोई भी सेल डिवीजन कर रही है, यानी कि एक सेल से दूसरी सेल को बना रही है, तो आप इस न्यूक्लियस को नहीं देख पाओगे। तो इसलिए इसको कब देखा जा सकता है? जब सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज में हो। एक बार इसका डायग्राम देख लेते हैं। इसके डायग्राम में ये बाइलेयर सेल स्ट्रक्चर होती है न्यूक्लियस की। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियर इनवेलप। और इस न्यूक्लियर इनवेलप से जुड़ा होता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके बारे में पिछले लेक्चर में मैंने बताया है। इसे बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर ये जो स्ट्रक्चर है इन्हें बोलते हैं राइबोसोम्स।
और ये राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी अटैच होते हैं और न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि न्यूक्लियर इन्वेलप के ऊपर भी मौजूद रहते हैं। इनको बोलते हैं न्यूक्लियोपोर। इनका भी अपना एक अलग फंक्शन होता है। अब इसके इंटरनल में देख लेते हैं क्या होता है। इसके अंदर भरा होता है ये न्यूक्लियर प्लाज्म, जिसको हम मैट्रिक्स भी बोलते हैं। और ये होता है न्यूक्लियोलस, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। इसका भी एक अपना अलग फंक्शन होता है न्यूक्लियोलस का। और इस वाले स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रोमेटिन। ठीक है जी। ये होती है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर में क्या होता है, क्रोमेटिन मटेरियल होते हैं, न्यूक्लियोपोर होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म इसके अंदर जो मैट्रिक्स भरा हुआ होता है, इसकी वॉल से जो अटैच एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके ऊपर ये राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और इसमें ये स्ट्रक्चर होती है, इसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। और ये जो न्यूक्लियोपोर होते हैं इसके अंदर जो प्रोटीन होती है न्यूक्लियोपोरिन्स, प्रोटीन होती है, उसका ट्रांसपोर्ट करने में ही मदद करता है। एक्चुअली इसके अंदर क्या होता है, हमारा एक क्रोमेटिन जो होता है, क्रोमेटिन के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल कब, उसका अभी दिखाता हूं मैं। उसका क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए होता है, डीएनए से ये आरएनए बनता है और आरएनए को भी बाहर निकाला जाता है इन न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू। और इसमें जो ये न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर है, एक्चुअली ये क्या होती है, ये विदाउट मेम्ब्रेन एक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। इसमें ये दो पार्ट होते हैं न्यूक्लियस में। एक होता है आपका ग्रेनुलर पार्ट और दूसरा होता है फाइबर पार्ट। ये दोनों पार्ट होते हैं न्यूक्लियोलस के। ग्रेनुलर पार्ट क्या करता है, ग्रेनुलर पार्ट जो होता है इसके अंदर वो सेकेंडरी वर्क करता है, जबकि इसके अंदर प्रेजेंट ये फाइबर पार्ट ये राइबोसोम्स को बनाने में मदद करता है, बनाने में। और जब राइबोसोम्स बन जाते हैं, उन राइबोसोम्स को हम बोलते हैं आरडीएनए एंड आरएनए, यानी कि राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल डीएनए। इन दोनों को बनाने में काम करता है हमारा फाइबर पार्ट। और इसके ऊपर जो ग्रेनुलर पार्ट होता है वो इस आरएनए को सब यूनिट्स में तोड़ने का काम करता है, यानी कि सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स। तो दोस्तों इसमें इस न्यूक्लियोलस का जो वर्क होता है वो ये होता है, ये दो तरह से होता है, ग्रेनुलर पार्ट होता है, फाइबर पार्ट जो होता है ये राइबोसोम्स बनाता है, जो आरडीएनए और राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं, आर राइबोसोमल डीएनए होता है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म ये है और इसकी ये। जब ये दोनों बन जाते हैं, इनको बनने के बाद दूसरा पार्ट इसका काम करता है जिसे हम ग्रेनुलर पार्ट कहते हैं न्यूक्लियोलस का। ये उस आरएनए को सब यूनिट में 70S और प्लस 18S डिपेंड ऑन कि हमारी जो सेल है वो यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है। अब इसके अंदर जो कंपोजिशन होती है, कंपोजिशन बता देते हैं एक बार। न्यूक्लियस के अंदर कंपोजिशन में क्या होता है, यानी न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या पाया जाता है। कंपोजिशन में न्यूक्लियस के अंदर आपके एंजाइम्स हो गए, प्रोटीन्स हो गया, न्यूक्लियोसाइड्स हो गए, ये सारी चीजें पाई जाती हैं आपके कंपोजिशन यानी कि न्यूक्लियर मैट्रिक्स के अंदर।
जो न्यूक्लियस के अंदर होने वाली क्रियाओं में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि डीएनए से आरएनए का बनना, ठीक है, डीएनए से आरएनए का बनना, तो ऐसी कुछ चीजें, क्योंकि डीएनए बिना न्यूक्लियोसाइड का बनेगा नहीं, तो इन चीजों की जरूरतें पड़ती हैं न्यूक्लियस के अंदर। अब न्यूक्लियस में एक आपने देखा कि क्रोमेटिन मटेरियल एक्चुअली dense form of क्रोमोसोम को बोलते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। हिंदी में भी इनका नाम यही होता है, क्रोमेटिन धागे, ठीक है जी। डेंस का मतलब कि एक पूरा गुच्छा, क्रोमोसोम्स का गुच्छा, उस गुच्छे के अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे, जैसे कि हमारे से कोई रेल का धागा हिल जाता है तो उसकी भी स्ट्रक्चर इस तरह की मोटी मोटी बन जाती है, आपने देखी होगी। तो ये जो है सारी स्ट्रक्चर क्रोमेटिन की होती है, डेंस फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। अगर मैं एक स्ट्रक्चर को इसे बड़ा करके आप लोगों को दिखाऊं तो वो कैसा बनेगा, यानी कि अगर एक सिंगल क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर मैं आपको बनाऊं, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, ये अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो बहुत सिंपल होती है ये। इसमें क्या होता है, इसमें दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट, ठीक है साहब। इसमें इस तरह से भीतर होता है जेनेटिक मटेरियल, जिसे हम डीएनए बोलते हैं। ये होती है क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर में कुछ कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि ये पहला कंपोनेंट आप देखेंगे, ये होता है इसका टीलोमियर। इस टीलोमियर का वर्क क्या होता है? इस टीलोमियर का वर्क ये होता है कि जो क्रोमोसोम होता है, यानी जो क्रोमेटिन मटेरियल में जितना भी क्रोमोसोम होता है, वो एक क्रोमोसोम किसी दूसरे क्रोमोसोम से बाइंड ना हो जाए, अटैच ना हो जाए, तो इसलिए उस काम को करता है ये हमारा टीलोमियर। इसके बीच में होता है सेंट्रोमियर का काम क्या होता है कि इसके बीच में दो तरह की ये होती हैं, एक तो इन्हें बोलते हैं हम सिस्टर क्रोमेटिड। इन दोनों, ये स्मॉल होती है और ये लार्ज होती है। इसको पी आर्म बोलते हैं, पी आर्म, इसको बोलते हैं क्यू आर्म। यानी कि इन दोनों आर्म को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है हमारा सेंट्रोमियर। अब इसके अंदर ये क्या होता है, ये भी डिवाइड होता है, इसमें कुछ पार्ट, इसका ये वाला जो पार्ट है, इसे मैं कर देता हूं अंडरलाइन, एक पार्ट, दूसरा पार्ट, ठीक है जी, एक पार्ट, दूसरा पार्ट। इस पार्ट को बोलते हैं हम यूक्रोमेटिन। हिंदी में इनके नाम यही होते हैं, यूक्रोमेटिन, ठीक है। ये भी होगा आपका यूक्रोमेटिन। और इसके ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो होता है हेट्रोक्रोमेटिन। इसमें भी यहां पे होता है हेट्रोक्रोमेटिन, अब एग्जाम में सवाल आएगा हेट्रोक्रोमेटिन, अगर किसी क्रोमोसोम में हेट्रोक्रोमेटिन वाला पार्ट है और यूक्रोमेटिन वाला पार्ट है, तो इन दोनों में क्या अंतर है, या इनका क्या क्या फंक्शन होता है। जैसा कि मैंने बताया, टीलोमियर का फंक्शन क्या होता है कि एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम से जुड़ ना पाए, इसीलिए हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है, हेट्रोक्रोमेटिन किसी भी क्रोमोसोम का वो पार्ट होता है जो नॉन फंक्शनल होता है, नॉन फंक्शनल, यानी कि हेट्रो मींस नॉन फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए। और यूक्रोमेटिन क्या होता है, यूक्रोमेटिन वाला जो फंक्शनल पार्ट होता है, फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए।
फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए का मतलब क्या है कि जो हमारे फैक्टर, यानी कि वो फैक्टर जो हमारे स्पेशल कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाए, तो उस जेनेटिक मटेरियल को कहते हैं यूक्रोमेटिन, यानी फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए वो होता है यूक्रोमेटिन। और इसकी जो आर्म होती है उन दोनों को सिस्टर क्रोमेटिन बोलते हैं। ये लार्ज होती है, स्मॉल होती है, इसमें टेलोमियर लगा रहता है और यही क्रोमोसोम होता है। और जो क्रोमोसोम का नॉन फंक्शनल पार्ट होता है उसी नॉन फंक्शनल पार्ट को हम जंक डीएनए भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि डीएनए के नॉन फंक्शनल पार्ट को हम जंक डीएनए बोलते हैं, जंक डीएनए, जंक डीएनए। तो आज जो न्यूक्लियस वाला हमारा ये अपना चला है टॉपिक, इस टॉपिक में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आ ही जाते हैं डिफरेंट तरीके के साथ। उन्हें भी लिख देता हूं मैं एक बार, क्या क्या आता है वो। जैसे कि राइबोसोम्स जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जुड़े होते हैं उसे क्या बोलते हैं, तो वो होता है आपका रफ, ROUGH, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक सवाल ये हो गया जी। दूसरा, जो न्यूक्लियस में न्यूक्लियोपोर होता है वो किस काम आता है? ये जी न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म को न्यूक्लियस से बाहर निकालने के लिए, आउटसाइड निकालने के लिए न्यूक्लियोपोर की जरूरत पड़ती है। कौन से प्रोटीन की जरूरत पड़ती है? न्यूक्लियोपोरिन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। एक सवाल ये होगा। एक जी के क्रोमोसोम में जंक डीएनए कौन सा होता है? जंक डीएनए। तो नॉन फंक्शनल डीएनए होता है जंक डीएनए। इस डीएनए को डेंस डीएनए भी बोल देते हैं, डेंस पार्ट ऑफ डीएनए, ठीक है। इसको सैटेलाइट भी बोल देते हैं, सैटेलाइट डीएनए। कितने सवाल आ गए इससे? सैटेलाइट डीएनए। क्रोमोसोम की बड़ी आर्म को क्या बोलते हैं? क्यू आर्म बोलते हैं। छोटी आर्म को क्या बोलते हैं? पी आर्म बोलते हैं, ठीक जी। सेंट्रोमियर का क्या काम होता है? सेंट्रोमियर क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर का क्या होता है? क्रोमोसोम की आर्म को जोड़ने वाला जो होता है वो सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियर। टेलोमियर का क्या काम होता है? क्रोमोसोम की छोटी आर्म तो ऊपर की साइड लगे रहते हैं, टीलोमियर क्या काम होता है? ये क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम से बाइंड नहीं कर जाए उसके लिए यूज होता है टीलोमियर। तो न्यूक्लियस यहीं खत्म होता है। इसी में से आपको क्वेश्चन आएंगे, वो भी मैंने बता दिए हैं और आशा करता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी सवाल है तो नीचे जरूर कमेंट में लिखें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें प्लीज।